morning students, welcome to class 8, the chapter number 2nd of your history portion. The chapter is trade to the territory. Students, in our last class we understand and came to know about the East India Company, which was the company belonged to the England, and how the Queen Elizabeth I gave him the sole right to business with the eastern countries. And also we came to know that how this company came to India and established its factory in the Hooghly River और a nearby area of Hooghly River. और इसी के साथ में हमने बच्चों ये भी पढ़ा कि इस कंपनी ने किस तरह से बाद में हुगली रिवर में अपनी फैक्ट्री लगाई, यहीं पर अपना एक स्टोर हाउस बनाया जिसको वेयर हाउस कहा गया, और बाद में कलकत्ता में हुगली रिवर के पास ही इसका बंगाल के अंदर इस कंपनी ने अपना एक फोर्ट भी बना लिया। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि अब इंग्लैंड में इस कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स या जो एम्प्लॉयज थे जो इस कंपनी में काम करते थे, उन लोगों ने इंडिया के साथ में अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर दिया। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया गया। मतलब अब इंग्लैंड से भारत या भारत से इंग्लैंड जो भी सामान जाएगा उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स इंडिया वसूल नहीं करेगा। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा इस कंपनी को फायदा हुआ। आज की क्लास में हम लोग बंगाल के अंदर इस कंपनी ने क्या क्या किया, किस तरह से इस कंपनी ने बंगाल के ऊपर कंट्रोल किया, या ये कह सकते हैं कि एक ट्रेडिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस करने आई थी लेकिन कुछ ही सालों में ये बंगाल की मास्टर बन गई, बंगाल की मालिक बन गई। तो ऐसा क्या था जिसके कारण कंपनी जो है वो बंगाल की मालिक बन गई, या ये कह सकते हैं बच्चों कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार जिस एरिया को इसने अपने ऊपर अपना कंट्रोल किया था वो था बंगाल। तो जानते हैं कुछ चीजें बंगाल के बारे में और आगे बढ़ते हैं उसी के साथ हाउ द ट्रेड लीड बेटर। अब यहाँ पर बच्चों कल आपको याद हो तो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि बंगाल का जो नवाब था, मतलब बंगाल का जो रूलर था उनको नवाब कहते थे बच्चों। तो बंगाल का नवाब जो इसका नाम था मुर्शीद कुली खान, वो बड़ा ही नाराज था कंपनी से, क्योंकि कंपनी ना तो रेवेन्यू दे रही थी ना टैक्स दे रही थी। साथ में बंगाल के अंदर कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां, अपने किले बनाना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब नवाब ने उससे रेवेन्यू मांगा, टैक्स मांगा, तो कंपनी ने ये कह के मना कर दिया कि औरंगजेब ने ऑलरेडी फरमान जारी कर कंपनी को ड्यूटी से फ्री कर दिया, मतलब कंपनी किसी तरह का टैक्स नहीं देगी। तो इसके कारण बंगाल का जो नवाब था मुर्शीद कुली खान वो बहुत नाराज चल रहा था। आगे हम जानते हैं कुछ और बातें। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। तो कुछ चीजों को लेकर कंपनी के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ाई थी। अब किन चीजों को देखिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि बंगाल के कौन कौन से नवाब है जिनका नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जब कंपनी भारत आई थी उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान की डेथ के बाद में दूसरा जो नवाब बना वो बना अली वर्दी खान। अली वर्दी खान की डेथ के बाद में बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर, वापस मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद में वापस मीर जाफर लास्ट नवाब थे बंगाल के। तो ये हो गई नवाबों की बात। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कंपनी और नवाब के बीच में किस चीज को लेकर झगड़ा था। तो देखिए बच्चों, पहली चीज कि नवाब ने मना कर दिया था कि बंगाल के जो नवाब है वो कंपनी को किसी तरह का कंसेशन नहीं देंगे, किसी तरह की छूट नहीं देंगे, रेवेन्यू तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। दूसरी लड़ाई क्या थी? डिमांड ऑफ लार्ज ट्रिब्यूट। बंगाल के जो नवाब थे या जो अली वर्दी खान से वो कंपनी से बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे थे या डिमांड कर रहे थे, क्योंकि बंगाल के अंदर कंपनी ने अपने किले बना लिए थे, अपनी फैक्ट्री लगा ली थी, इसी कारण। फिर आ गया स्टॉप कंपनी टू एक्सेप्ट फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किले बनाना। कंपनी लगातार अपनी
एरिया का एक्सपेंशन किए जा रहे थे, बड़े बड़े किले बनाए जा रहे थे। और यही नहीं, कंपनी ने अपने खुद के सिक्के भी शुरू कर दिए थे इंडिया के अंदर, जिससे बंगाल का नवाब और ज्यादा नाराज हो गया। तो ये कुछ कारण थे बच्चों जिसके कारण बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब आगे देखते हैं कि कंपनी अब कंपनी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थी। इसी कारण बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में दो बड़े बड़े बैटल हुए, दो युद्ध हुए। ठीक है, तो देखते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। और बच्चों इसको आप करना है इम्पोर्टेंट। तो पहली चीज है, हम लोग बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक बैटल हुआ था जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही फेमस बैटल माना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी के नाम से इसको जाना जाता है बच्चों। प्लासी एक जगह का नाम है। तो ये बैटल क्या था, देखिए, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अब यहाँ मैंने बता दिया बच्चों, अली वर्दी खान की डेथ के बाद में कौन बना था, सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला कंपनी से नफरत करता था। इसने कंपनी को कुछ बातें कही, क्या क्या था, कंपनी वाज नॉट हैप्पी विद हिम, लेकिन कंपनी भी सिराजुद्दौला से खुश नहीं थी। नवाब asked company to stop making political affairs, stop fortification and pay revenue। नवाब ने कंपनी के सामने तीन बातें रखी। पहली चीज तो ये कि बंगाल की जो पॉलिटिक्स अफेयर है उसके अंदर कंपनी दखल अंदाजी नहीं करे। दूसरा, कंपनी रेवेन्यू दे, मतलब जो टैक्स मांग रही है नवाब, वो टैक्स उसको मिलना चाहिए। और तीसरा, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, कंपनी जो ये किले बनाने का काम कर रही है, ये किले बंद कर दिए जाए। लेकिन कंपनी ने नवाब की एक भी बात नहीं सुनी और जिसके कारण बाद में लिखे नवाब ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और कलकत्ता पर अपना कंट्रोल भी कर लिया। कंपनी के जितने भी किले यहाँ बने हुए थे, इन किलों के ऊपर नवाब का कंट्रोल हो गया। अब जब ये बात मद्रास के ऑफिसर सर रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो वो बड़ा गुस्सा हुआ और उसने भी एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली और दोनों ही कहाँ पहुंच गए, लड़ने के लिए प्लासी पर पहुंच गए। प्लासी एक जगह का नाम है बच्चों। तो यहाँ पर प्लासी के अंदर कंपनी का एक ऑफिसर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बैटल हुआ। इस बैटल के अंदर सिराजुद्दौला हार गया और बाद में इसको मार दिया गया। तो देखते हैं क्या स्टोरी थी। तो यहाँ देखिए, ऑफिशियल्स इन मद्रास रॉबर्ट क्लाइव फाउट अ वार अगेंस्ट सिराजुद्दौला इन 1757। ये ईयर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि प्लासी का वॉर कब हुआ था, 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में जो बैटल हुआ था उसको प्लासी बैटल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। अब यहाँ पर इस बैटल के अंदर सिराजुद्दौला हार गया। अब बच्चों आपको ये भी बता दूं कि सिराजुद्दौला की आर्मी बहुत ही बड़ी आर्मी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन इसकी सिराजुद्दौला की जो आर्मी का लीडर था उसका नाम था मीर जाफर। तो कंपनी ने एक चाल चली, है ना, कंपनी ने ये चाल चली कि सिराजुद्दौला की आर्मी का जो ये लीडर था जिसका नाम मीर जाफर था, उसको कंपनी ने लालच दे दिया। क्या लालच दिया, तो कंपनी ने मीर जाफर से कहा कि अगर तुम हमारा फेवर लोगे तो हम लोग तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, मतलब सिराजुद्दौला को हटा देंगे और मीर जाफर को नया नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर को लालच लग गया। मीर जाफर को लगा कि अगर मैं कंपनी की हेल्प करूंगा तो बाद में मैं बंगाल का नवाब बन जाऊंगा। तो इस तरह से, इस कारण से सिराजुद्दौला हार गया। तो देखिए सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश बिकॉज़ द लीडर ऑफ हिज आर्मी मीर जाफर कंपनी प्रॉमिस हिम टू मेक नवाब। क्योंकि मीर जाफर को, जो कि सिराजुद्दौला की आर्मी का लीडर था, उसको कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि अगर कंपनी जीत गई तो अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुमको बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो सिराजुद्दौला हार गया और उसके बाद क्या हुआ, देखिए द बैटल वाज फर्स्ट मेजर विक्ट्री इन इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों का इंडिया में ये पहली विजय थी, पहली बार अंग्रेज यहाँ पर बंगाल को जीत चुके थे। इसी के अलावा देखो सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर
मार दिया गया और उसकी जगह पर बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। अब बच्चों जरा सोचिए, यहाँ पर मीर जाफर को किसने प्रॉमिस किया कि नवाब बनाएंगे? कंपनी ने प्रॉमिस किया। तो शर्त ये रखी थी कि जब मीर जाफर नवाब बन जाएगा तो मीर जाफर वही करेगा जो कंपनी कहेगी। लेकिन मीर जाफर ने अपनी मन मर्जी से बंगाल को चलाना शुरू किया, कंपनी का कहना मानना बंद कर दिया, जिसके कारण कंपनी को लगा कि इस मीर जाफर के कारण कंपनी को कोई हेल्प नहीं मिल रही। अब किस तरह की हेल्प चाहिए थी? कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन मीर जाफर के कारण कंपनी को कोई हेल्प नहीं मिली, इसीलिए कंपनी मीर जाफर से नाराज हो गई। अब आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी वाज टू एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड बट नवाब नॉट हेल्पफुल टू द कंपनी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लासी वॉर के बाद में कंपनी कभी नहीं चाहती थी कि भारत पर या बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल कर ले, लेकिन कंपनी की पहली जरूरत थी कि अपने ट्रेड को कैसे फैलाए, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए, क्योंकि ये तो ट्रेडिंग कंपनी थी, ये कंपनी इंडिया आई भी तो बिजनेस करने के लिए ही थी। तो यहाँ तक आप ये कह सकते हैं बच्चों कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लालच में थी। यहाँ पर बंगाल को मास्टर बनने की कंपनी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि कंपनी को पता था कि अगर बंगाल की नवाबी या बंगाल पर कंट्रोल कर भी लिया तो बंगाल की जो जनता है वो अंग्रेजों को स्वीकार नहीं करेगी, अंग्रेजों को भगा देगी। इसीलिए यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि मीर जाफर को नवाब बना दिया, फिर भी कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो देखो बच्चों, कंपनी रिमूव्ड मीर जाफर एंड मेड मीर जाफर एज द नवाब। इसीलिए कंपनी ने एक और नवाब चुना, मीर जाफर को बंगाल की नवाबी से हटा दिया और बंगाल का नया नवाब किसको बनाया? मीर कासिम को। तब आप समझे, पहले सिराजुद्दौला जिसके साथ में प्लासी का वॉर हुआ, ये बंगाल का नवाब था, बाद में कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बनाया। जब मीर जाफर कोई मदद नहीं कर पाया तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखिए, ये मीर कासिम भी जो है ये कंपनी का कहना नहीं मान रहा, तो कंपनी को और गुस्सा आया और इसी कारण मीर कासिम और कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ, एक बैटल हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 के अंदर। और ये बन गया बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर बच्चों एक जगह है, यहाँ पर 1764 के अंदर मीर कासिम और कंपनी के बीच में एक बैटल लड़ा गया, एक युद्ध लड़ा गया। इस बैटल के अंदर कंपनी जीत गई और अभी भी कंपनी को पता था कि कंपनी बंगाल की मास्टर नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ जनता जो है वो कंपनी को अपना मालिक नहीं बनने देगी। इसीलिए देखिए आप, मीर कासिम आल्सो ड्राइवन आउट, मीर कासिम को कंपनी ने निकाल दिया एंड मीर जाफर अगेन बिकम द नवाब, और मीर जाफर को कंपनी ने वापस नवाब बना दिया। लेकिन इस बार मीर जाफर जो है वो सिर्फ कंपनी के हाथ की पपेट बन के रह गई, कठपुतली बन के रह गई। कंपनी ने ये तय किया कि मीर जाफर सिर्फ नाम का नवाब होगा, सारा काम बंगाल का कंपनी के हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी पेड इन 5 लाख रुपीस एवरी मंथ। मीर जाफर को कंपनी ने 5 लाख रुपए हर महीने देना शुरू किया। शर्त यही थी कि मीर जाफर कोई फैसला बंगाल का नहीं लेगा, सारे फैसले कंपनी करेगी। लेकिन देखो बच्चों, आगे हम देखते हैं, कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर डैमेज एंड ट्रेड। लेकिन यहाँ पर भी कंपनी का लालच खत्म नहीं हुआ, कंपनी और ज्यादा पैसा चाहती थी ताकि जो युद्ध वो लड़ रही है उसमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सके और अपना बिजनेस भी चला सके। आपको ये भी बता दूं बच्चों कि जिस समय ये कंपनी भारत आई थी, इंडिया आई थी, उस समय हमारी कंट्री के अंदर सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, गोल्ड और सिल्वर कॉइन चलते थे। अब सिंपल सी बात है, इसीलिए अंग्रेज कभी भी इंडिया का कोई माल खरीदने की कोशिश कम करते थे, क्योंकि ये कह सकते कि इंग्लैंड में ले जाकर इंडिया का माल नहीं बेच पाए, क्योंकि इनके पास चांदी और सोने के सिक्के नहीं थे। और इंग्लैंड से यहाँ पर सामान को खरीदने के लिए अंग्रेजों को सोने के और चांदी के सिक्कों की जरूरत थी, जो इनके लिए महंगा पड़ता था। लेकिन इसी कारण से कंपनी की टेंशन थी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ से आए ताकि हम लोग अपने बिजनेस को चला सकें। ये मौका भी कंपनी को मिल गया।
कब मिला? मीर जाफर डाइड इन 1765, 64 में बक्सर का वॉर हुआ, उसके एक साल बाद 65 के अंदर मीर जाफर भी मर गए। तो मीर जाफर बंगाल के लास्ट नवाब थे। मीर जाफर की डेथ के बाद में देखिए बच्चों, मुगल रूलर अपॉइंटेड कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। जैसे मीर जाफर की डेथ हो गई तो उस समय जो हिंदुस्तान के मुगल राजा थे उन्होंने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। दीवान का मतलब बंगाल का सारा सिस्टम कौन संभालेगा? कंपनी संभालेगी। अब कंपनी को बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि बंगाल से जितना भी रेवेन्यू आएगा, जितना भी लैंड टैक्स आएगा, जितना भी लगान आएगा, वो सारा पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। और इससे कंपनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बंगाल के अंदर ही कंपनी के पास पैसा आने लगा। उसी पैसे से कंपनी भारत से माल खरीदती, कॉटन और सिल्क खरीदती और इंग्लैंड में बेच देती। तो बच्चों जरा सोचिए कि आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जहाँ पर पैसा भी लोगों का ही है, लोगों के पैसे से ही आपको सामान खरीदना है और ले जाकर विदेशों में बेचकर खूब सारा प्रॉफिट कमाना है। तो जरा बताएंगे कि क्या आपकी जेब से एक भी पैसा खर्च हुआ? नहीं हुआ। उल्टा आप तो लोगों के पैसे से सामान खरीद रहे हैं और विदेशों में बेचकर उसी पैसे से आप डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पर हुई। बंगाल से जितना भी पैसा, जितना टैक्स आता था वो सारा कंपनी के पास आ गया। कंपनी की पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो देखिए, आप देखिए, नाउ कंपनी गॉट वास्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, इट सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मनी। तो अब पूरे बंगाल का रेवेन्यू कंपनी के पास आने लगा और इस तरह से कंपनी की पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और देखिए, कंपनी यूज दिस रेवेन्यू टू परचेज कॉटन एंड सिल्क। अब देखिए बच्चों, भारत के ही लोगों से कंपनी को भारत का पैसा मिल रहा है। इसी पैसे से इन्होंने कॉटन और सिल्क खरीदना शुरू किया और इंग्लैंड में बहुत ही महंगे भाव के अंदर बेचना शुरू किया। साथ में देखिए, मेंटेनिंग कंपनी ट्रूप्स, पे कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ द कंपनीज गुड। इसी के साथ में बंगाल से जो पैसा कंपनी के हाथ में आने लगा उसका यूज कंपनी ने अपनी ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए किया। ट्रूप्स मतलब अंग्रेजों की जो सेना थी उसका खर्चा भी इन्होंने बंगाल से जो कमाई होती थी उसी से उठाते थे। और साथ में अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े महल, किले इन्होंने बनाने शुरू किए। ये सारा खर्चा भी ये लोग बंगाल से जो पैसा, जो बंगाल से जो रेवेन्यू मिल रहा था उसी से इन लोगों ने इतनी प्रोग्रेस कर दी। तो कहने का मतलब जो मनी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। साथ में बंगाल के ऊपर कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया और इस तरह से ये बाद में बंगाल के मालिक बन गए। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ट्रेडर्स इंडिया आए, बिजनेस करते करते यहाँ पर युद्ध लड़े, बैटल फाइट की और बाद में बंगाल के दीवान बन गए। दीवान का मतलब अब बंगाल का जितना भी पैसे का मामला था, जितना भी पैसा कलेक्ट करना था, टैक्स कलेक्ट करना था, वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अंग्रेजों ने इस पैसे का यूज खुद के ही प्रॉफिट के लिए करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, आज की क्लास में ये सारी बातें हमने जानी। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में हम लोग वापस मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।